कभी सोचा है कि सिर्फ 1000 साल में कोई समाज पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव की कहानी में चलेंगे, वैदिक काल की कहानी, जिसमें असल में आज के भारत की नींव रखी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एक नए युग के उदय से, फिर ऋग्वेद की दुनिया में झांककर देखेंगे। इसके बाद आएगा वो मोड़, लौह युग, जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम दोनों दौर के समाज को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि वेदों की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी सभ्यता के अंत से। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जब वो खत्म हो रही थी तो एक तरह का खालीपन सा आ गया था, और यही वो खालीपन था जिसने एक नए चैप्टर के लिए, एक नए अध्याय के लिए जगह बनाई, जिसे हम आज वैदिक युग के नाम से जानते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास जहां सिंधु घाटी सभ्यता का सूरज डूब रहा था, वहीं वैदिक युग का सवेरा हो रहा था। अब ये जो पूरा वैदिक काल है ना, ये काफी लंबा है, तो इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, प्रारंभिक वैदिक काल, जो ज्यादातर कबीलों वाला समाज था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जहां असली बड़े बड़े बदलाव हुए। अच्छा, इसी समय एक और बड़ी घटना हुई। मध्य एशिया से इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग भारत आए, और जानते हैं वे अपने साथ क्या लाए? कोई खजाना नहीं, बल्कि उससे भी कीमती चीज, अपने पवित्र ग्रंथ, जो सदियों से सिर्फ जुबानी याद रखे गए थे। और इन्हीं ग्रंथों ने इस नए युग की सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियाद रखी। इन्हीं पवित्र ग्रंथों को हम वेद कहते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पूजा पाठ के भजन नहीं है, ये तो उस जमाने के लिए एक तरह की खिड़की है, एक टाइम मशीन। इनके जरिए हम उस समय के समाज, राजनीति और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझ सकते हैं। मतलब हमारे लिए ये एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक खजाना है। तो चलिए अब इस टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं वैदिक युग के पहले दौर में। हम उस दुनिया को सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की नजरों से देखेंगे कि आखिर प्रारंभिक वैदिक काल का समाज था कैसा। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े शहर नहीं हैं, बल्कि लोग जन नाम के कबीलों में रहते हैं। उनकी दौलत का पैमाना सोना, चांदी या जमीन नहीं, बल्कि उनके जानवर हैं, खासकर गायें। हाँ, एक राजा तो होता था, पर वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे सभा और समिति जैसी काउंसिल्स की बात सुननी पड़ती थी। मतलब एक जगह टिककर रहने वाला नहीं, बल्कि एक चलता फिरता अर्ध खानाबदोश जीवन था ये। और इस दौर के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना, वो सब ऋग्वेद की वजह से है। इसमें पूरे 1028 भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। ये सूक्त उस समय के देवताओं जैसे इंद्र और अग्नि की तारीफ में गाए जाते थे। इनसे हमें उस समय के लोगों के दिमाग में क्या चलता था, उसकी एक कमाल की झलक मिलती है। और सबसे मजेदार बात पता है, उस जमाने में लड़ाइयां किस लिए होती थी? जमीन के लिए नहीं, गायों के लिए। जी हां, गायों के लिए। संस्कृत में एक शब्द है गविष्ठी, जिसका सीधा मतलब है गायों की खोज। और मजे की बात यह है कि यही शब्द युद्ध के लिए भी इस्तेमाल होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गायें उनके लिए कितनी कितनी ज्यादा कीमती थी। अब कहानी में एक गेम चेंजर की एंट्री होती है, एक ऐसी धातु जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और वो थी लोहा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक धातु ने पूरे समाज का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, लोहे की खोज कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। लोहे का हल बना तो गंगा के मैदान की सख्त जमीन को जोतना आसान हो गया। खेती बढ़ी तो अब खाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रही। लोग एक जगह बसने लगे, और जब लोग एक जगह बसे तो छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। और जाहिर है, राजा और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो अब तक हमने देखा कि समाज कैसे बदला, लेकिन इस बदलाव की पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए चलिए काम करते हैं। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं, तब फर्क एकदम साफ नजर आएगा। और इस सामाजिक बदलाव को समझने की जो सबसे जरूरी चाबी है, वो है वर्ण व्यवस्था। इसे ऐसे समझिए, यह समाज को 4 बड़े ग्रुप्स में बांटने का एक सिस्टम था, और हर ग्रुप का एक तय काम होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते ये सिस्टम बहुत ज्यादा कठोर हो गया। समाज इन 4 वर्णों में बंट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव ये था कि अब किसी का वर्ण उसके काम से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होने लगा। मतलब आप जिस वर्ण में पैदा हुए, उसी में रहेंगे।
तो राजनीति में क्या बदला? देखिए, जहां पहले कबीलों का राज था, अब वहां बड़े बड़े राज्य बन गए। जहां पहले राजा की शक्ति पर सभा और समिति का कंट्रोल था, अब राजा वंशानुगत हो गया और सभाएं लगभग बेअसर हो गईं। समाज में जो बदलाव आया वो शायद सबसे बड़ा था। पहले क्या था, वर्ण काम पर आधारित था, मतलब कोई भी काबिल इंसान पुजारी या योद्धा बन सकता था। महिलाओं का सम्मान था, वो सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, वर्ण जन पर आधारित हो गया, एकदम पक्का। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी शुरू हो गई। और अर्थव्यवस्था, वो भी पूरी तरह पलट गई। पहले दौलत का मतलब था मवेशी यानी गाय। खेती होती थी पर बहुत सीमित, लेकिन बाद में लोहे के औजारों की वजह से खेती ही सब कुछ बन गई। अब उपजाऊ जमीन ही असली दौलत थी। व्यापार बढ़ा और निष्क जैसे शुरुआती सिक्के भी इस्तेमाल होने लगे। तो ये स्लाइड एक तरह से उस पूरे बदलाव का सार है। एक नज़र में देखिए, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, हर चीज बदल गई। एक सीधा साधा कबीलाई समाज एक जटिल खेती पर आधारित राजशाही में तब्दील हो गया। ये है उस 1000 साल के इतिहास का निचोड़। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त बदलाव के बाद पीछे क्या छूटा? इस 1000 साल के दौर ने आने वाली सदियों के लिए क्या विरासत छोड़ी? इसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम विरासत हैं 4 वेद। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस प्राचीन दुनिया में झांकने का हमारा सबसे बड़ा जरिया है, जो हमें उन लोगों के जीवन और उनकी सोच के बारे में बताते हैं। और ये 4 वेद कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद, दुनिया का सबसे पुराना साहित्य। फिर सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम हैं। और आखिर में अथर्ववेद, जो हमें आम लोगों की जिंदगी, उनके जादू टोने और दवा दारू के बारे में बताता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैदिक युग के आखिर में सोच की दुनिया में एक और क्रांति आई। उपनिषद लिखे गए। ये ऐसे ग्रंथ थे जो सिर्फ यज्ञ और कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म जैसे गहरे दार्शनिक सवालों में उतरे। और इन्हीं विचारों ने आगे चलकर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की बुनियाद तैयार की। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा कि कैसे हजारों साल पहले लिखे गए ये ग्रंथ और उस दौर में पनपे विचार आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों के विश्वास, उनके समाज और उनकी जिंदगी को शेप दे रहे हैं। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर सोचना वाकई कमाल का है।